अभी मैंने लिखा और 6 महीने के बाद कोई आ जाता है मेरे पास कि भाई इसको चेंज कर दो, तो अब मुझे अपना लिखा हुआ कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मैंने क्या लिखा था। बेसिकली अगर आप मर्न या मीन स्टैक से आ रहे हैं, नोड जेएस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि इसमें इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन आप नहीं बनाते। गो के बन सकती हैं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी को, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पे काम किया हुआ तो ऑब्जर्वेबल। तो ये सारे डिज़ाइन पैटर्न्स एक्चुअली मोस्टली फ्रेमवर्क्स में यूज़ होते हैं, बड़े फ्रेमवर्क्स में, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स में, जैसे आपका डॉट नेट कोर है, जावा के लाइब्रेरीज़ हैं, अपैची की लाइब्रेरीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो जो मेन लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। सभी से ठीक है फिर? बिल्कुल ठीक ठाक। सो यार बेसिकली हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी पहले सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओबियसली इमरान भाई के साथ, और वो वीडियो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वायरल गई थी। ओबियसली आपको काफ़ी लोगों ने रिस्पांस किया होगा लिंक्डइन पे। ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, और अफसोस की बात यह कि 3 से 4 हज़ार लोगों का एक साथ आ गए, और बहुत सारे लोगों का मैं जवाब दिया, बहुत सारे जो लोगों का जवाब नहीं दे सका, और मुझे बहुत अफसोस है। और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं सबका जवाब दूँ, लेकिन मेरे लिए क्योंकि ज़ाहिर है 3 से 4 हज़ार लोगों को देखना और बैक वक्त मुझे उनको रिस्पॉन्ड करना, इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू। ओके, तो आई अपोलोजाइज टू ऑल योर व्यूवर्स, आई एम सॉरी कि मैं सबको जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ कि मैं हर एक को, लेकिन मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद करने का। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, परवरदिगार वसीले बनाता है, और आप सब लोगों की मोहब्बत और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आई ऑलवेज ओ योर लव एंड केयर व्हाट यू हैव शोन टू दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो थैंक यू सो शुरू मच। करें। सो कुछ क्वेश्चंस आए थे जो इमरान भाई ने लिख के रखे हुए हैं, जो कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने कमेंट्स किए थे या उन्होंने रीच आउट किया था लिंक्डइन के थ्रू, और सेम क्वेश्चन चल रही थी मोस्टली। सो जैसे मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। देखें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में। अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न पहले जान लेते हैं कि चीज़ क्या है। और अक्सर टेक इंटरव्यू के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती है उसमें तो एक तो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम हो गया, और डिज़ाइन पैटर्न्स हो गया, सॉलिड प्रिंसिपल हो गया। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको तकरीबन सारी टेक इंटरव्यू में नज़र आएगी। स्पेशली अगर आप फैंग जो जो फेसबुक, अमेज़ॉन और जितने भी सारे बड़ी टेक कंपनीज, अगर आप उसमें इंटरव्यू देंगे तो ये पूछेंगे। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स इज़ एक्चुअली सम काइंड ऑफ रेडीमेड टेम्पलेट्स, ओके, जो बने बनाए एक प्रॉब्लम। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप कोई चीज़ रेगुलरली बेसिस पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपको आती है। ओके, अच्छा, वो किसी ने ऑलरेडी उसका एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकाला हुआ है, और तो जाहिर है वो उन्होंने एक टाइप ऑफ टेम्पलेट्स बना रखे हैं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो कोड है उसमें रीयूजिबिलिटी बढ़ जाती है, और एक प्रूवन डिज़ाइन पैटर्न है जो कि ऑलरेडी किसी ने बनाया था, यूज़ किया था अपने डिज़ाइन के अंदर, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। तो सारी कम्युनिटी ने, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील, री इन्वेंट द सोल्यूशन, री इन्वेंट कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है उसको दोबारा से री इन्वेंट करने के बजाय आप इनमें से पैटर्न यूज़ कर लें। तो इसमें 3 बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। एक इसमें क्रिएशनल पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चरल पैटर्न होता है, और तीसरा बिहेवियरल के पैटर्न्स होते हैं। ये 3 टाइप के पैटर्न होते हैं। इसमें जो मेन कॉमन जो है वो आपको हर जगह जैसे नज़र आएगा, सिंगलटन है, इसके अलावा प्रॉक्सी है, इसके अलावा अगर जैसे एंगुलर के फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो उसमें आप ऑब्जर्वेबल्स यूज़ करते हैं। अगर आपने एंगुलर पे काम किया हुआ है, फ्रंट एंड टूल्स पे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पे काम किया हुआ है, तो ऑब्जर्वेबल। तो ये सारे डिज़ाइन पैटर्न्स एक्चुअली मोस्टली फ्रेमवर्क्स में यूज़ होते हैं, बड़े फ्रेमवर्क्स में, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स में, जैसे आपका डॉट नेट कोर है, जावा के लाइब्रेरीज़ हैं, अपैची की लाइब्रेरीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो जो मेन लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ नहीं होते, लेकिन अगर आप उस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करेंगे
then it always give you a flexibility to give you a maintainable optimum code, optimum solution which is already been tested by numerous other developers. तो वो जो solution है वो आपका अच्छा हो जाता है. लेकिन इसमें एहतियात ये बरतनी चाहिए कि आप अगर डिज़ाइन पैटर्न्स अपने सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको अक्सर लोग ये होते हैं कि चीज़ को समझ तो जाते हैं कि भाई अगर एक प्रॉक्सी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं या अगर आप .NET कोर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करते हैं, उसमें आप रिपॉजिटरी पैटर्न यूज़ करते हैं. तो देखें अगर आपको वो पैटर्न को सही तरह इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप वो चीज़ को यूज़ करके अपने डिज़ाइन को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं. देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज अ बैलेंसिंग एक्ट, इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आपको थोड़ा सा अपना डिज़ाइन को कुछ ईजी रखना है, कुछ मुख्तलिफ लगना है. जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उस वक्त तो सॉफ्टवेयर छोटा नज़र आता है, लेकिन ग्रेजुअली जब वो बड़ा होता चला जाता है उसमें, और जब बात आती है स्पेशली मेंटेनेंस की, तब ये चीज़ें ना बहुत हिट करती हैं. तो अगर आपका डिज़ाइन ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है तो उसको डिज़ाइन पैटर्न को अगर आप ओवर यूज़ करेंगे तो आपकी जो सोल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी. ओवर यूज़ इन अ सेंस कि आपको वो यूज़ नहीं करा था लेकिन आपने जस्ट लाइक बज़वर्ड समझ के कि यार चलो ये एक बज़वर्ड है फैक्ट्री पैटर्न तो मैं फैक्ट्री यूज़ कर लेता. नो, you have to understand where this design pattern is applicable. You have to use it there. You don't have to use it everywhere. मतलब आपको उस जगह का अफादियत का मालूम होना चाहिए कि ये डिज़ाइन पैटर्न आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कहाँ इसका फ़ायदा और कहाँ नुकसान है. तो बाद लोग बिला वजह अपने उसमें डाल लेते हैं. अब अगर जैसे मेरा ये कान है, अगर मैं इसको इस तरह से पकड़ लेता हूँ तो ये ज़्यादा आसान है, या मैं अपना दूसरा कान लेके ये पकड़ता हूँ तो ये आसान है. तो अब अगर एक चीज़ आसानी से हो रही है तो उसमें बिला वजह डिज़ाइन पैटर्न्स आप मत डालिए, क्योंकि डिज़ाइन पैटर्न्स ज़रूरी नहीं है कि वो जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें एप्लीकेबल भी हो, ज़रूरी नहीं होता. मैंने आपको जैसे कहा कि अगर जैसे बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स हैं जैसे .NET कोर है, जावा रन टाइम के, जावा की SDKs हैं, जो भी बड़े बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं उसमें, या स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है C++ की, उसमें ये चीज़ हैविली यूज़ होती है क्योंकि वो लोग हमेशा उस चीज़ को बनाते हैं जो मेंटेनेबल होती है, और ताकि उनको उसमें ऐड करते चले जाते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वो उसमें एनहांसमेंट्स करते चले जाते हैं. तो ये डिज़ाइन पैटर्न उनको हेल्प करते हैं रीयूजेबल मेंटेनेबल कोड बनाने में. लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यू डिलिबरेटली यूज़ अ डिज़ाइन पैटर्न देयर. नो, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल. आपको हमेशा एक ट्रेड ऑफ रखना है. अगर कोई काम डिज़ाइन पैटर्न के बगैर ईजीली हो रहा है तो डोंट यूज़ इट, डोंट ओवर यूज़ इट. और अगर आपको की अफादियत का नहीं मालूम, उसकी अफादियत का आपको नहीं मालूम कि ये डिज़ाइन पैटर्न क्यों यूज़ हो रहा है, ये एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप प्लीज़ पहले ये सोचें कि ये जो चीज़ है, ये जूता इस टांग के अंदर फिट आता है या नहीं आता. अगर नहीं आता तो वो जूता पहनने की ज़रूरत नहीं है. तो ये बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न्स की अफादियत है और इस्तेमाल है. टेक इंटरव्यू में DSA, डिज़ाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल, इट्स ऑलवेज़ वेरी कोर. आप कहीं पर भी जाएंगे इन तीन चीज़ों के बारे में आपको वो आपसे वो ज़रूर पूछेंगे. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक कोड राइट करना नहीं होता. यू आर जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट. यू डिज़ाइन, यू टेक अ फ्यूचर व्यू पॉइंट कि भाई हम आगे जाएंगे तो हम अपने एप्लीकेशन को कितना स्केल कर सकते हैं. तो आप हमेशा याद रखिएगा कि डिज़ाइन पैटर्न्स या डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, यू हैव टू स्टार्ट with always one thing in your mind, that your software will eventually grow up and the business will always come to you. business वाले आएंगे कहेंगे भाई ये चीज़ चेंज करके दो, जल्दी से चेंज करके दो. तो अगर आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप उसको ना स्केल नहीं कर पाएंगे. तो जो भी डिज़ाइन आप करते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसमें पहली बात यह है कि आप जो आर्किटेक्चरल है, जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो सॉलिड होना चाहिए. मेंटेनेबल कोड हमेशा लिखा करें. मेंटेनेबिलिटी इज़ वेयर ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टक. क्योंकि हम एक कोड लिखते हैं और अक्सर ही होता है कि अभी मैंने लिखा और 6 महीने के बाद कोई आ जाता है मेरे पास कि भाई इसको चेंज कर दो. तो अब मुझे अपना लिखा हुआ कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि यार मैंने क्या लिखा था. लेकिन अगर आप अपने प्रैक्टिसेस में, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस में, अगर आप
डिज़ाइन पैटर्न्स को और रीयूजेबिलिटी को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को, सॉलिड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, देन यू विल ऑलवेज कम अप विद अ गुड फ्लेक्सिबल enhanceable design which is much last longer than a normal software which is not written in a good using without a good being written in a good practice. That's So, great. मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं I think डिटेल में नहीं great बता great explanation about this. ओके कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये आए थे कि मन की डिमांड है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे अगर मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ ना, तो मोस्टली एक स्मॉल प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा काम होता है। वो PHP या लारावेल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, या मन में फटाफट प्रोडक्ट बनाई और आपने डिलीवर कर दी। सो आप यानी कि यहाँ पे सऊदीया की में क्या डिमांड है, मन में या PHP में? देखें, यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा है, जो आईटी का कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप मन या मीन स्टैक से आ रहे हैं, Node.js के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि इसमें इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन आप नहीं बनाते। गो के बन सकती हैं, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी को, लेकिन ये चीज़ें आम तौर पे SaaS क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में बनती हैं, पावरफुल हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ उसका कल्चर इतना नहीं है, इतना अडॉप्टेबिलिटी नहीं है उनकी, इतना पॉपुलर नहीं है। हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स में है। लेकिन बड़े अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे चले जाएं या कॉर्पोरेट लेवल पे चले जाएं, तो आई देन इन माय 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतना हैवीली यूज़ करते हुए नहीं देखा। फ्रंट एंड लेवल पे मैंने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एंगुलर Vue.js या AngularJS या और जो नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मीन और मन टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। SaaS अगर आप इसके डेवलपर हैं तो आपको SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे काम करना होगा। इंटरप्राइज लेवल गो के बन जाती है, लेकिन वो एक्चुअली मतलब यहाँ उस जैसा कल्चर नहीं है। वहाँ अगर इस चीज़ को ये लोग देखते हैं तो वो समझते हैं यार ये कोई छोटा मोटा मतलब PHP की तरह का फ्रेमवर्क है, छोटी मोटी एप्लीकेशन बन जाएगी लेकिन इंटरप्राइज नहीं बनेगी। लेकिन मेरा मतलब कहने का मतलब इसको डाउनग्रेड करना या इसको ये नहीं कहना कि अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ माइंडसेट लोगों का ऐसा है कि वो .NET को और जावा को वो लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आप को ये आता है तो आप स्मॉल टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस समथिंग लाइक मर्न और PHP जी पे काम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। अगर एंड्रॉयड पे बात करें ऑब्वियसली ऐप डेवलपमेंट में, तो वो आप क्या प्रेफर करोगे कि यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी में? देखें, यहाँ पे हाइब्रिड सॉल्यूशन ज़्यादातर चलती हैं। यहाँ पे जो आजकल बहुत हॉट चल रहा है वो है फ्लटर चल रहा है। फ्लटर के डेवलपर्स की बहुत डिमांड है, हाइब्रिड सॉल्यूशन। और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ही आजकल जो है वो, क्योंकि देखें अब आप एक अगर आप अनलेस अनटिल अगर आप कोई गेम बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हैवी ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ पे आपको फिर नेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो है और या स्विफ्ट है या ऑब्जेक्टिव सी वगैरह है। लेकिन अगर मोस्टली बिजनेस सॉल्यूशन के लिए आई थिंक फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, कॉटलिन, ये .NET MAUI जो भी लेटेस्ट फ्रेमवर्क आया .NET में, ये चीज़ें आप अगर बिजनेस सॉल्यूशंस देते हैं मोबाइल में, तो आपको चाहिए कि आप नेटिव पे ना काम करें, आप उस पे जो हाइब्रिड मोड पे काम करें, क्योंकि जाहिर है उससे एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी बचती है और एट दी एंड बिजनेस को एप्लीकेशन चाहिए होती है, उसमें कोई ग्राफिक्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड आई थिंक फ्लटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस नाउ। आगे जाके चेंज हो जाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने रेयरली देखा है कि एंड्रॉयड के डेवलपर्स कम है, इवन iOS के कम है, तो वो जब लेते हैं तो कहते हैं कि भाई दोनों आने चाहिए, एंड्रॉयड भी कर ले और मैंने वो एक सिंगल कोड बेस पर आप दोनों, या तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर। और कहीं कहीं मैंने देखा है ओल्ड फ्रेमवर्क जो थे कभी तकरीबन आज से 10-12 साल पहले आए थे, वो कभी कभी चल आ जाते हैं। लेकिन आजकल जो मोस्टली जो मैं जिनकी जॉब्स देखता हूँ, जो मेरे अपने जानने वाले भी काम कर रहे हैं जी, वो फ्लटर में ही काम कर रहे हैं। और फ्लटर क्योंकि अब आगे उसको सीखने के और भी फ़ायदे हैं, क्योंकि वो फ्लटर जो है अब वो सिंगल ऐप बना रहा है, मतलब वो विंडोज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, वो एंड्रॉयड को भी कर रहे हैं, वो iOS को भी कर रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म को वो टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह MAUI है, .NET MAUI मल्टी यूज़र इंटरफेस, तो मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़र इंटरफेस, तो उसमें भी आप इस तरह के सोल्यूशन बना सकते हैं, हाइब्रिड सोल्यूशन बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट।
अगर एवरेज सैलरी की बात करें यहाँ पे डेवलपर की, देखें डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कैसी है, पहली बात तो ये ओके किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो 10 से बहुत अगर आप अच्छे हो गए तो बहुत अगर अच्छी एक्सपीरियंस है तो 24-25 तक इसके दरमियान। मैं कोई सही रेंज नहीं बताता, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर बजट, मगर ये एक एवरेज सैलरी है जी 10,000 रियाल से लेके 24-25 तक, ये एक एवरेज है। हाँ, इससे हो सकता है कि भाई अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन इससे भी बढ़ के दे रही हो, मगर ये एक एवरेज है, इसके दरमियान ही कहीं ना कहीं लाए करेंगे। अगर आप मिडिल एक्सपीरियंस है तो 10 से 15 तक कर लें जी अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 18 से 25 के दरमियान जी समथिंग बिटवीन। एक्सपीरियंस रेंज मिसाल के तौर पर मतलब अगर आपको समझें 7 से 8 साल का तजर्बा है तो यू आर सीनियर, और अगर आपको 2-3 साल का है तो यू आर जूनियर। मिडिल कैरियर आपका अगर है तो फिर उसमें फिर ये कि आप 10,000 से लेके 15 तक आप मिडिल को लगाएं, और अगर आप 15 अगेन इट डिपेंड्स on the ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बाद में सीनियर को वो 15 दे देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द बजट, मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर ऑब्वियसली। अच्छा कुछ सवालात मेरे पास भी आए थे, मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, ठीक है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि मतलब कि यार सऊदी अरेबिया में ये प्रेफर करते हैं कि मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पे काम कर सकूँ, मैनेज कर सकूँ टीम को, समथिंग लाइक दिस। देखिए यहाँ पे इनकी फर्स्ट चॉइस अरबिक नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी, लेकिन उनकी जो अरबिक पार्ट है ना, क्योंकि ये एक वाहिद मुल्क है गल्फ़ का, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे अरबिक डोमिनेट करती है। अरबिक तो वैसे यूएई में भी, बहरीन और कतर वगैरह में भी बोली जाती है, लेकिन वहाँ डोमिनेशन इंग्लिश से भी वो काम चला। लेकिन यहाँ अरबिक होना, अरबिक नेटिव होना, ये बहुत बड़ा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। तो आम तौर पे ये जॉब्स जो हैं, जितनी प्रोजेक्ट पीएमओ की जॉब जितनी हैं, वो ज़्यादातर सऊदीज़ को दी जाती हैं, या फिर ये कि जो इनके आसपास के जॉर्डेनियंस हैं, सीरियंस हैं, इजिप्शियंस हैं, इनको दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें साउथ एशियन ना हो, उनमें उनको भी मिल जाती हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि मैनेजमेंट पार्ट में दे प्रेफर टू हैव अ सऊदी सिटीजन इन दिस पोजीशन। यू कैन से 70 to 80% प्रेफरेंस है सऊदी बिल्कुल नेशनल को। देखिए उनका मुल्क है, आप पाकिस्तान में होंगे तो पाकिस्तानी को ही प्रेफर करेंगे ना, तो ये उनका मुल्क है तो ये उनको प्रेफर कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे हैव अ राइट टू डू दैट। स्क्रम मास्टर्स जो देखें ये एजाइल मेथडोलॉजी बात बहुत सारे लोग करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा यूज़ करते हुए नहीं देखा, ज़्यादा बात करते हुए देखा है, एजाइल को करते हुए देखा है। यहाँ मैंने 2-3 ही कंपनी देखी हैं, जैसे अल इल्म है या तहक्कुम है, या 2-4 और मैंने कंपनीज देखी हैं जो एजाइल को प्रॉपरली यूज़ कर रही हैं, या एजाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रम है या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का तो नहीं, स्क्रम को मैंने कहीं कहीं जगह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। उसमें रॉयल सऊदी एयरफोर्स में मैं रहा हूँ, वहाँ पर भी स्क्रम यूज़ हो रहा है। तो वही है, बाज़ जगह सिर्फ वो कंसेप्चुअली बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डेवलप दे यूज़ द स्टैंडर्ड SDLC वाटरफॉल मॉडल, कि पहले रिक्वायरमेंट लाओ, फिर एनालिसिस करो, फिर डिज़ाइन करो, फिर डेवलप करो, फिर मेंटेन करो, फिर उसमें चीज़ें ऐड करो। कहते वो हैं स्क्रम, लेकिन वो स्क्रम को यूज़ नहीं करते। हाउएवर स्क्रम कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। जितने भी नए मेथडोलॉजीज़ हैं सॉफ्टवेयर डिलीवरी के, उसमें एजाइल ही है सबसे पॉपुलर आजकल, और ज़्यादातर इवन डेवऑप्स में आप अगर देख लें तो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन वो एजाइल मेथडोलॉजी के ज़रिए ही करते हैं। लेकिन सिवाय चंद एक कंपनी के मैंने नहीं देखा इतना ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, मेरी नज़र से नहीं गुजरा ऐसा कि इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आते हुए देखी हैं जॉब्स, लिंक्डइन पे आते हुए देखी हैं, और लोगों को भी देखा है काम करते हुए, इम्प्लीमेंट। यानी कि एक्सपर्ट्स को आपने देखा है इसके? जी देखा है, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, इसकी जॉब्स आती हैं तो ज़ाहिर है यूज़ तो हो रहा है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा। तो मतलब वो चंद एक कंपनी में बहुत हैवीली यूज़ होगा, अदरवाइज़ वो
आइडिया तो बहुत अच्छा होता है एजाइल का, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन उसको adopt नहीं बेसिकली अडॉप्ट नहीं कर सकती उस चीज़ को, अफोर्ड नहीं कर सकती कि भाई आपने स्प्रिंट बनाया, एक जगह डम कर ली सारी रिक्वायरमेंट, फिर 30 डेज़ का आपने स्प्रिंट Backlogs, लॉग बनाया, बैकलॉग बनाया, फिर उसमें से चंद इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट निकाली, फिर रोज़ाना स्टैंड अप मीटिंग की और फिर दोबारा बना के फिर डेवलप करके फिर अगले दिन फिर मिले। वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसा कल्चर नहीं होता, वैसे वो फॉलो नहीं करते। ओके। दो चार ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मैंने नहीं देखा कभी भी कि वो यूज़ करते हो। अच्छा, हमने डेवलपमेंट में काफ़ी टेक्निकल, ऑब्वियसली टेक्निकल लोग होते हैं जो डेवलपमेंट में होते हैं, लेकिन जो QA जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो QA टेस्टिंग में आता है, उसकी क्या डिमांड है यहाँ पे? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेरी बात सुन के हंसेंगे, यहाँ QA ये होता है कि भाई आपने प्रोडक्शन में डाल दी चीज़ और वो चल गई ना, तो आपका QA पास हो गया। ठीक है। मतलब जोक्स अपार्ट, मतलब ये तो मगर मजाक की एक बात थी। ओरिजिनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो मैं जहाँ काम करता रहा हूँ तो वहाँ तो मेरा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जो एक ट्रेडिशनल एक वो कहते हैं ना टसल होती है एक डेवलपर की और टेस्टर की, कि जी टेस्टर ने लिखा, डेवलपर ने लिखा, टेस्टर गए, उसने कहा नहीं ये कीड़ा निकाल दो, ये कीड़ा हमारे यहाँ तो बल्कि ये तक लोग कहते थे कि यार टेस्टर्स को आप रखते क्यों हैं, इनका तो काम ही हमारे कोड में कीड़े निकालना है। तो देखें, टेस्टर की जॉब्स यहाँ हैं, लेकिन अगेन चंद ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि वो टेस्ट केसेस भी लिखते हैं, टेस्ट प्लान पूरा बनाते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन टेस्ट, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, हर किस्म की वो टेस्टिंग करते हैं। लेकिन मैंने देखा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने देखा है वो ऑल इन वन सोल्यूशन लेते हैं, वो टेस्ट भी वो आप खुद करें या कोई टीम होगी तो वो स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी लॉग्स वगैरह नहीं बनाएंगे टेस्ट के, ठीक है ना, कोई टूल नहीं यूज़ करेंगे ऑटोमेशन का। बाज़ औक़ात तो अक्सर मैंने ये देखा है कि डेवलपर खुद ही टेस्ट कर रहा होता है अपना कोड, जो कि एक बिल्कुल गलत बात है कि भाई लिखा मैंने है तो टेस्ट मैं करूँगा, तो ज़ाहिर है मैं उस तरह से टेस्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इस तरह से है कल्चर यहाँ पे, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि स्क्रम में जो सूरत हाल है बिल्कुल इसी तरह टेस्ट में भी है। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ILM है, तहक्कुम है, बैंक्स वगैरह हैं, वो टेस्ट प्लान बाकायदा प्रॉपरली करते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, टेस्ट केसेस लिखते हैं, पूरा टेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान होता है उनके पास, एंड टू एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, बहुत किस्म की टेस्टिंग है। लेकिन वो हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं चलती। वो ये कहते हैं कि जी चल रहा है तो इसका मतलब पास हो गया टेस्ट, और अगर कोई बग आ गया तो फिर वो जाहिर है उसको रिजॉल्व करके देना अगेन प्रोडक्शन पे अगेन उसको फिर आप जाएंगे डिज़ाइन मोड में, उसको दोबारा से फिक्स करेंगे, दोबारा से डिप्लॉय करेंगे, तो चल गया तो वो टेस्ट पास है आपका। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर देना चाहो जिन्होंने आपको अप्रोच किया है? देखें, मैं पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना CV फॉरवर्ड किया, एंड इन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मैं चाहता तो हर एक की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं देखें इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं हर एक की हेल्प कर सकूँ, इवन दो आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड वन ऑफ यू, लेकिन जाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक को अप्रोच करूं। हर एक के अब आप 3,500 4,000 लोग एक साथ आ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब मैं हर एक का जवाब देने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जितना मेरे लिए मुमकिन होता है मैं जवाब दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जिन लोगों ने भी मुझे अप्रोच करने की किया है, एंड आई प्रॉमिस यू कि मेरे अंदर जितनी भी कैपेसिटी है मैं रेफ़र कर दूंगा, आपको बता दूंगा मैं लोगों को अगर कहीं रिक्वायरमेंट हुई आपकी। लेकिन ये कि मैं ज़ाहिर है अगेन वादा मैं नहीं कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं जॉब दिलवा दूंगा। मतलब ठीक है, मुझे तजर्बा है, मेरा थोड़ा बहुत PR है, लोगों में उठना बैठना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गारंटी दे सकता हूँ किसी चीज़ की। रिकमेंड कर दूंगा, पुश कर दूंगा, इससे ज़्यादा ज़ाहिर है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कुछ भी करना। एंड आई एम सिंसियरली अपोलोजाइज कि लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बहुत प्रेज़ भी किया और बहुत सराहा भी, एक्सपीरियंस को देखा, बहुत लाइक भी किया, 22,000 लोगों ने देखा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑल ऑडियंस। मगर अगेन हर एक को एक अपनी टाइम कैपेसिटी में रहते हुए इतना आसान नहीं होता कि मैं हर एक को एड्रेस करूं, लेकिन इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई ट्राई टू हेल्प ईच एंड वन ऑफ यू इन माई कैपेसिटी। तो ये ज़रा सा मुझे थोड़ा सा फ्री हैंड दे दीजिएगा। मैं हर एक को इस तरह ईज़िली अप्रोच नहीं कर सकता। 3-4 हज़ार लोगों को अपनी
मेरे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड जॉब भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, तो मैं इस तरीके से नहीं चल सकता कि मैं जो हूँ हर एक को मैं इतना टाइम दे दूँ। लेकिन मैं आई ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, जिनको मैंने ऐड किया है, इंशाल्लाह वट एवर आई कैन डू फॉर यू, अगेन विदाउट एनी प्रॉमिस, विदाउट एनी कमिटमेंट, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प देम आउट। ओके, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसके जी, अंदर। जी। सो इमरान भाई का मेरे से पहले यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और ये काफ़ी देर से रन कर रहे थे, और मैंने इनका यूट्यूब चैनल देखा है, और ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। ऑब्वियसली इन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सारी अपलोड की हुई हैं जी उसके जी, ऊपर। मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम पढ़ाता भी रहा हूँ और उनकी हेल्प आउट भी करता रहा हूँ। तो मैं जस्ट नॉलेज शेयरिंग के लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया था। डो आई डोंट रियली मेंटेन इट वेरी वेल, लेकिन ये है कि वहाँ स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पे आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कंटेंट वहाँ आपको मिल जाएगा। आई डोंट नो इफ इट एड्स अ वैल्यू टू यू और नॉट, बट जस्ट रीच आउट एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पाबंदी या नहीं है। डेफिनेटली दे विल। तो इस जैसा फैसिनेटिंग कंटेंट तो नहीं होता जैसे इनका होता है, लेकिन ये है कि फिर भी अपनी सी कोशिश कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली मेंटोर करने में, टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आता है जी, बजाय ये कि मैं कोई और काम करूं। मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता है, तो मैंने इसीलिए स्टूडेंट्स को मैं हेल्प आउट करता हूं। इवन सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह जो उनको प्रॉब्लम कर रही होती है, तो मैं उनकी हेल्प आउट करता हूँ। जी। चैनल का जो नेम है इमरान अहमद जलाली के नाम से है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और टॉप कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।